वॉट इज इट रियली लाइक टू बी अ वुमन इन इंडिया। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में देख ही लिया होगा और पढ़ ही लिया होगा, आज इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन मेरा ये सवाल आप सबसे है, एक बार सब अपने से ये सवाल पूछिए कि भारत में औरत होना कैसा होता है। मैं दोनों फीमेल से भी बात कर रहा हूँ और मेल से भी बात कर रहा हूँ, और सोचिएगा और अपनी परसेप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पुरुषार्थ उत्तरेश है और आज के वैंटेज पॉइंट में बात करेंगे सबसे पहले तो उस वडोदरा के एक लड़के के बारे में जो खुद को बैड एस शुभम मिश्रा कहता है, कि उसने किस तरीके से खुल्लम खुल्ला एक लड़की को धमकाया है, एक लड़की को रेप थ्रेट्स दिए हैं। ये जो लड़का है शुभम मिश्रा, ये एक कॉमेडियन को जिसका नाम है अग्रिमा जोशुआ, उसको खुल्लम खुल्ला धमका रहा है, उसको रेप थ्रेट्स दे रहा है। हालांकि इसको वडोदरा पुलिस ने बुक कर लिया है, इसके अगेंस्ट एफआईआर हुई थी। लेकिन इसके हिसाब से जो वो कॉमेडियन थी, उसने, मैं आपको पहले बता दूं बैकग्राउंड, कि उस कॉमेडियन ने शिवाजी महाराज के अगेंस्ट कुछ बोला था। वैसे मैंने वो वीडियो देखी थी और मेरे को कुछ ऐसा गलत नहीं लगा था कि उसने कुछ बहुत ज़्यादा गलत बोला हो, या फिर इनफैक्ट मेरे ख्याल से तो उसने कुछ भी गलत नहीं बोला था। मैं वो वीडियो अपनी वीडियो में नहीं डालूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप वो इंटरनेट पे देख लीजिएगा, अग्रिमा जोशुआ ऑन शिवाजी महाराज टाइप करके। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस चीज की। इस लड़की ने अपॉलॉजी भी दी थी, वीडियो बना के प्रॉपर अपॉलॉजी भी दी है, जिसमें इसने महाराष्ट्र की सीएम को और आदित्य ठाकरे वगैरह इन सबको टैग किया था। लेकिन ये इस लड़के ने इतना उल्टा क्यों बोला, इस लड़की क्यों इसने इतनी गलत तरीके से बात करी, क्यों इसने उसको रेप थ्रेट्स दिए। तो ये एक नया फैशन सा बनता जा रहा है हमारे यहाँ, कि गाड़ी में बैठ के फोन रख लेते हैं और अपने मर्जी से किसी को भी गाली वाली देते रहते हैं। और जैसे कि नाम तो नहीं लूंगा खैर मैं किसी का, आप लोग बेहतर जानते हैं उन सबको। तो मेरे हिसाब से, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ, आप लोग बेटर जज हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये चीज़ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप बैठ के किसी को गाली दे रहे हो, गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हो, उसकी फैमिली के बारे में उल्टा बोल रहे हो, तो आई थिंक इट इज़ नॉट कूल एट ऑल। अभी बात करते हैं इस कॉमेडियन के बारे में जो अग्रिमा जोशुआ हैं। इनके अगर मैं पुराने ट्वीट्स उठाऊं, वैसे तो 2017 के ट्वीट्स हैं, लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद ये ट्वीट सामने आए हैं। इन्होंने कुछ ट्वीट्स करे थे, जैसे कि मैं आपको अगर पढ़ा के सुनाऊं, तो इन्होंने बोला था, मेन हु आर लाइक विमेन आर फनी और आई कैन लाफ एट रेप जोक्स, रेप एंड एसिड अटैक्स आर फनी। आपको क्या लगता है? इवन इफ दे आर सार्कास्टिक, आई डोंट थिंक दे आर फनी। मेरे हिसाब से फनी तो नहीं थे कहीं से भी। तो ये ट्वीट्स होते हैं जो ये लोग कॉमेडियंस, जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, सब ट्वीट्स करते रहते हैं। मैं आपको एक और अगर बात बताऊं तो आपने नाम सुना होगा एक शख्स का जो प्लकार्ड गाय के नाम से बड़ा फेमस है इंस्टाग्राम पे। तो उसने भी काफी ट्वीट्स डाले थे केनी सेबास्टियन के, जिसमें उसने, जो केनी सेबास्टियन है जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसने काफी गलत गलत बोला था उनकी मॉम के लिए, उनके मतलब और भी बहुत लोग हैं जिनकी मॉम को उसने गाली वाली दी थी। तो ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस है ना, इन सबको ये लगता है कि ये सब चीजें बोल के, ये सब चीजें करके, जो गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं उनका मजाक उड़ा के, हर एक रिलीजन के बारे में उल्टा सीधा बोल के, ये लोग बहुत अच्छे लेवल की कॉमेडी अचीव कर रहे हैं। बट इनको ये नहीं पता कि इनसे भी अच्छे अच्छे कॉमेडियंस जो हैं वो ऑलरेडी हैं, और बिना इन सब चीज़ों पे कमेंट करे, जो रिलीजन है इस पे कमेंट करे या फिर किसी की सेक्सुअलिटी के ऊपर कमेंट करे, बिना भी बहुत अच्छी कॉमेडी करते हैं। चाहे वो राम हो या फिर अल्लाह, चाहे वो जीसस हो या फिर गुरु गोविंद साहब। अगर आप लोगों की कॉमेडी से किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, किसी को ठेस पहुंच रही है, then I think you should stop it right away and you should apologize। खैर ये सब चीज़ें छोड़िए, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। ये कॉमेडियंस आए दिन कुछ ना कुछ बवाल उठाते रहते हैं और उसके बाद अपोलोजाइज कर देते हैं और उसके बाद फिर से ये चीज़ रिपीट करते हैं। छोड़िए ये सब, इस चीज़ में डिटेल में नहीं जाते, आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। वॉट इज इट रियली लाइक टू बी अ वुमन इन इंडिया। तो इसको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी होगी, बात करेंगे विच कंट्री इज द मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर विमेन। दूसरी कैटेगरी में बात करेंगे हाउ रैडिकल फेमिनिज्म या फिर हाउ एक्सट्रीम फेमिनिज्म इज डेंजरस फॉर आवर कंट्री। और तीसरी कैटेगरी में बात करेंगे थोड़ी विमेन को कैसे, मतलब उनको सेफ गार्ड कर सकते हैं, कैसे किस हिसाब से इन सारी प्रॉब्लम्स से हम सुलझा सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब बात करते हैं अपनी पहली कैटेगरी की। तो थॉमसन रॉयटर्स जो एक कैनेडियन न्यूज़ कॉन्ग्लोमरेट का एक चैरिटेबल आर्म है, इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसमें इन्होंने आउट ऑफ 10 कंट्रीज, मतलब 10 कंट्रीज का सर्वे किया था, और उन्होंने बताया था कि दीज 10 कंट्रीज आर द मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर विमेन। और ये 2018 का सर्वे है, और शॉकिंगली इस सर्वे में नंबर 1 पे जो कंट्री थी वो थी इंडिया। इंडिया, हाँ ये सुनने में हमें बुरा तो जरूर लगेगा, लेकिन इंडिया सबसे ज्यादा डेंजरस कंट्री है फॉर अ वुमेन टू लिव इन।
अगर हम इंडिया के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के स्टैट्स को देखें तो हमारे यहाँ पे हर 20 मिनट में एक रेप होता है और हर 3 मिनट में किसी ना किसी टाइप का क्राइम होता है अगेंस्ट विमेन। इन्होंने अपने सर्वे को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया था। आप देख सकते हैं सारे स्क्रीनशॉट्स, और मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स आपके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन में दिस इंक्लूड्स जॉब डिस्क्रिमिनेशन, या फिर डिस्क्रिमिनेटरी लैंड हो गई, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी हो गई, और इनहेरिटेंस राइट्स हो गए, एक लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। इसमें इंडिया आप देख सकते हैं इसमें 3rd नंबर पे। अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल वायलेंस के ऊपर तो ये है, इसमें इन्होंने इस कैटेगरी में इन्होंने बताया था कि दिस इंक्लूड्स रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर, डोमेस्टिक रेप, या फिर रेप बाय अ स्ट्रेंजर। इन सब चीजों में आप देखेंगे तो इंडिया नंबर 1 पे है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं जो है नॉन सेक्सुअल वायलेंस। दिस इंक्लूड्स कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड टू वायलेंस, या फिर डोमेस्टिक या फिजिकल एंड मेंटल अब्यूज। इसमें इंडिया 3rd नंबर पे आती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर हम बात करें तो इसमें भी वही डोमेस्टिक सर्विट्यूड है, फोर्स्ड लेबर होता है, और बॉन्डेड लेबर होता है, फोर्स्ड मैरिज होती है, सेक्सुअल स्लेवरी होती है। तो आप इसमें देखेंगे इंडिया टॉप पे है। उसके बाद अगर हम कल्चरल ट्रेडिशंस की बात करें, कल्चरल ट्रेडिशंस सुनने में तो थोड़ा एक पॉजिटिव टर्म लगता है, लेकिन इन्होंने जिस हिसाब से अपना सर्वे करा था उसमें उन्होंने बोला था कि ये एसेट अटैक्स को इंक्लूड करता है इनका ये सर्वे। चाइल्ड मैरिज हो गई, फोर्स्ड मैरिज हो गई, या फिर फिजिकल अब्यूज हो गई, इन सारी चीजों में इंडिया भी फिर से नंबर 1 पे आता है। तो यार ये सारी चीजें तो हैं ही जो जिनके बेसिस पे हमारे यहाँ विमेन को दबाया जाता है। इन सारी चीजों को आप नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आगे इस वीडियो में इनके बारे में बात करेंगे कि इन सबको हम अच्छी तरीके से कैसे टैकल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी के बारे में। तो मेरे पास आपके लिए एक एक्टिविटी है। मैं भी आपको एक वर्ड दूंगा, और वो वर्ड सुनते ही जो आप मतलब जो आपके दिमाग में सबसे पहले पिक्चर आती है, आप क्या पिक्चराइज कर रहे हैं, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको वो वर्ड सुनते ही क्या आपके दिमाग में चीज आई। स्पॉन्टेनियस होना चाहिए एकदम। तो वर्ड सुनिएगा ध्यान से, क्रीपी। तो उम्मीद है आपने कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके कमेंट जरूर किया होगा। लेकिन अब मेरी आगे की बात सुनिए। मैंने 50 लड़कियों से यही सेम क्वेश्चन पूछा था, और आप मानोगे कि 90% लड़कियों का एक आंसर था कि उन्होंने किसी इंसान को पिक्चराइज किया जिसने किसी ना किसी पॉइंट पे उनको अब्यूज किया था, या फिर गलत कमेंट्स पास करे थे, या जो भी चीजें थी। वो इंसान थी मेल। सिमिलरली जब मैंने अपने 50 मेल फ्रेंड से ये चीजें पूछी तो उनका भी आंसर सेम था। जब उन्होंने क्रीपी वर्ड को पिक्चराइज किया अपने दिमाग में तो उन्होंने उस वर्ड को एक मेल से एसोसिएट किया, ना कि एक फीमेल से। आपने भी कभी ना कभी सोशल मीडिया पे ये स्लोगन्स पढ़े होंगे, जैसे कि ये या फिर ये। तो इन स्लोगन्स का क्या मतलब है? जेंडर इक्वालिटी या फिर जेंडर न्यूट्रलिटी, जो कि फेमिनिज्म के बेसिस हैं, जो फेमिनिज्म वर्ड है उसके बेसिस हैं, ये तो कहीं पिक्चर में ही नहीं है। बल्कि इन स्लोगन से तो आप फीमेल्स की तरफ जो मतलब जो मेन के तरफ फीमेल्स की हेटरेट बढ़ा रहे हो। आप इक्वालिटी को कहाँ प्रमोट कर रहे हो? आप तो हेटरेट प्रमोट कर रहे हो। अब बात करते हैं इक्वल पे फॉर विमेन की। दीपिका पादुकोण ने कुछ टाइम पहले एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बोला था कि देयर शुड बी इक्वल पे फॉर विमेन इन हर इंडस्ट्री एज वेल एज इन अदर इंडस्ट्रीज टू। मेरे हिसाब से एक अच्छा पॉइंट है जो उन्होंने बोला था। इस चीज को हमें सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो हमारे यहाँ पे एक्सट्रीम फेमिनिस्ट्स हैं, जो रैडिकल फेमिनिस्ट्स हैं, वो मेरे ख्याल से इन सब चीजों से बिल्कुल अग्री नहीं करती हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि जो भी आदमी कमा के ला रहा है वो फैमिली अर्निंग्स है, मतलब सबके लिए वो कमा रहा है, वो अपने लिए इंडिविजुअल नहीं कमा रहा। लेकिन ये जो रैडिकल फेमिनिस्ट्स होती हैं बड़े चालाकी से अपना प्रोपेगेंडा फैलाती हैं। ये बोलती हैं कि जो औरत कमा के ला रही है दैट इज हर सैलरी, वेयर एज जो आदमी कमा रहा है वो फैमिली अर्निंग्स है, वो उसकी खुद की सैलरी नहीं है, वो सब में उसको बांटनी है। लेकिन जो औरत कमा रही है दैट इज हर सैलरी। ऐसा सबको नहीं कह रहा मैं, ऐसा ये जो एक्सट्रीम फेमिनिस्ट्स होती हैं, जो रैडिकल फेमिनिस्ट्स होती हैं, ये लोग प्रमोट करती हैं सारी चीजें। तो अब आपकी इक्वालिटी कहाँ गई? जब हम डोमेस्टिक वायलेंस को, जो डोमेस्टिक वायलेंस वर्ड सुनते हैं तो हम अपने पिक्चर में एक चीज पिक्चराइज कर लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस मतलब किसी औरत पे अत्याचार। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे यहाँ पे जो सेक्शन 498A है वो औरतों को एक सेफ गार्ड, औरतों के लिए एक सेफ गार्ड का काम करता है, उनको इन डोमेस्टिक वायलेंस से बचाने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है ये डोमेस्टिक वायलेंस सिर्फ औरतों पे होता है, आदमियों पे नहीं होता? एक सर्वे के हिसाब से बहुत सारे आदमी ऐसे भी हैं जिन पे डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लेकिन वो कुछ कुछ रीजंस की वजह से, जैसे कि सोसाइटी में उनकी इज्जत खराब हो जाएगी, या फिर लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, या फिर कुछ अपने पर्सनल रीजंस की वजह से उन
इंस्टेंसेस को सबके सामने खुल के नहीं बता पाते। और ऐसे भी कुछ केसेस सामने आए हैं जहां पे इन फेक डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस औरतों ने लगाए हैं अपने हस्बैंड्स पे, अपने पार्टनर्स पे, और उनसे मनी एक्सटॉर्ट करी है। तो ये सब चीजें इन रैडिकल फेमिनिस्ट्स को कभी नहीं दिखेंगी। अब बात करते हैं अपनी फाइनल कैटेगरी के बारे में कि हम अपनी सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी कैसे ला सकते हैं, जेंडर न्यूट्रलिटी कैसे ला सकते हैं, इन सारी चीजों को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ सोल्यूशंस लेके आया हूं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इन सोल्यूशन से कितना अग्री करते हैं, और अगर आपके पास भी कोई मेरे से अच्छे सोल्यूशंस होंगे तो प्लीज आप वो जरूर शेयर करिएगा मेरे साथ। पहला सोल्यूशन, मेकिंग विमेन मोर लिटरेट। जी हाँ, आज भी हमारी कंट्री में जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो 54% है, वेराज जो मेल लिटरेसी रेट है वो 76% है। तो आप गैप देख रहे हैं कि फीमेल और मेल लिटरेसी रेट में कितना गैप है। ये सारी चीजें क्यों होती हैं? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मैं कुछ रीजंस आपको बताता हूँ, जैसे कि पुअर स्कूल एनवायरनमेंट या फिर बेसिक जो अम्यूनिटीज होती हैं स्कूल्स में वो ना होना, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर या फिर हाइजीनिक टॉयलेट्स ना होना, फीमेल टीचर्स की कमी होना हमारे यहाँ स्कूल्स में। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो माँ बाप होते हैं वो अपनी बच्ची को स्कूल ही नहीं भेजते। दूसरा रीजन यहाँ पे ये आता है मेरे हिसाब से, वो ये है कि लोअर स्कूल एनरोलमेंट। मतलब कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, लड़कियों को स्कूल में कम भेजा जाता है। लार्जर पोर्शन जो वेल्थ का होता है वो मेल की एजुकेशन में ज़्यादा स्पेंड किया जाता है एज कम्पेयर टू फीमेल की एजुकेशन में। क्यों? क्योंकि लोगों का ये मानना है कि फीमेल्स को क्या ही करेंगे एजुकेट करके, आगे जाके तो उनकी शादी हो ही जानी है और दूसरे घर में जाना ही है। तो इनको बचपन से ही सिखाया जाता है कि हाउ यू शुड बी अ गुड वाइफ, वेयर एज मेल्स की एजुकेशन में ज्यादा खर्चा किया जाता है। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि वो बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे। तो ये जो सोच है, हमें ये सोच बदलनी होगी। वैसे तो हमारे यहाँ पे काफी स्कीम्स हैं जो फीमेल लिटरेसी को अपलिफ्ट करने के लिए हैं, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, बालिका समृद्धि योजना हो गई, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है। स्टेट गवर्नमेंट्स की भी अपने अपने लेवल पे काफी स्कीम्स हैं जो फीमेल लिटरेसी को अपलिफ्ट करती हैं। मैं इन स्कीम्स के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आज इनमें सिर्फ मैं आपको इनका नाम बता रहा हूँ कि ये सारी स्कीम्स होते हुए भी हमारे यहाँ फीमेल लिटरेसी रेट क्यों नहीं बढ़ पा रहा। तो बात सारी घूम फिर के वहीं आ जाती है कि ये स्कीम्स उतनी अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, और हमारे यहाँ पे बहुत एक बड़ा सेक्शन सोसाइटी का ऐसा है जिनको अवेयरनेस ही नहीं है कि फीमेल चाइल्ड को पढ़ा लिखा के वो कितने बड़े बड़े चमत्कार, कितने बड़े बड़े वंडर्स कर सकते हैं। ये अवेयरनेस लानी चाहिए। ये अवेयरनेस हमें अपने लेवल पे भी लोगों को बताना चाहिए कि आप अपने फीमेल चाइल्ड को पढ़ाइए, और एजुकेशन ऐसी चीज़ है जो बुरे वक्त में काम आती है। सेकेंड सोल्यूशन जो है वो ये है कि क्रिएटिंग मोर विमेन सेंट्रिक जॉब्स। एक रिपोर्ट के हिसाब से जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ विमेन है वो 24.8% है। मतलब कि 4 में से 3 औरतें ऐसी होती हैं जो ना ही कहीं काम कर रही होती हैं और ना ही कहीं काम ढूंढ रही होती हैं। फॉर्मर आईएमएफ चीफ क्रिस्टीन लगार्ड ने बोला था कि अगर हमारे यहाँ पे फीमेल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले जॉब्स की, तो हम अपनी जीडीपी को 27% के हिसाब से ग्रो कर सकते हैं। इंडिया की जो जीडीपी है इस वक्त आपको पता ही इकोनॉमी का क्या हाल चल रहा है। तो उनके हिसाब से ये चीज तो थी। अब ये चीज हम इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं इंडिया में? तो जो बिजनेसेस हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं या फिर जो मीडियम लेवल के बिजनेसेस हैं, उन सबको हम कैश इंसेंटिव्स दे सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट उन सबको कैश इंसेंटिव्स दे सकती है कि आप एक पर्टिकुलर परसेंट ऑफ जो आपकी लेबर फोर्स होगी वो आप विमेन को रखिए अपने यहाँ पे। अगर आप औरतों को रखेंगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, कैश इंसेंटिव्स मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक स्टेप हो सकता है मेरे हिसाब से फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने का। दूसरी यहाँ पे चीज हो सकती है कि जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जो स्पेसिफिकली विमेन के लिए होते हैं, हमारी गवर्नमेंट को उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। अब अगर आप औरतों के स्किल्स को बढ़ाएंगे तो उनको ऑब्वियसली बेटर कंडीशंस मिलेंगी जॉब करने की, उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी एम्प्लॉयमेंट की। तो इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें गवर्नमेंट को देखना चाहिए। तीसरा और फाइनल सोल्यूशन जो कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है वो ये है कि वी नीड मोर विमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इसका क्या मतलब है? एक फैक्ट ये है कि ग्लोबली जब फीमेल्स को डिसीजन मेकिंग पावर्स दी गई हैं एट पॉलिटिकल लेवल, मतलब जब उनको पॉलिटिकल लेवल पे एक अच्छी तरीके से पावर मिली है कि वो डिसाइड कर सके, पॉलिसीज बना सके, तो तब देखा गया है कि ज्यादा अच्छी पॉलिसीज बनी है और वो इम्प्लीमेंट भी अच्छी तरीके से हुई है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के हिसाब से इंडिया में जिन जिन विलेजेस में, जो गांव है हमारे यहाँ, वहां पे जब फीमेल्स को पावर दी गई है डिसीजन मेकिंग की, जब लोकल गवर्नमेंट लेवल पे जब फीमेल्स चुनी जाती हैं, जैसे सरपंच होती हैं गाँव की या फिर
गांव की प्रधान होती है, हमारे यहाँ प्रधान कल्चर चलता है। तो जब औरतों को ये पावर मिली है तो बहुत सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं गांव में। हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें जो फीमेल्स हैं उनको इजीली एक्सेसिबल बनाई गई हैं, उनके लिए इजीली एक्सेसिबल करी गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा जरूरत है फीमेल्स को इलेक्ट करने की एक अच्छे लेवल पे। इनफैक्ट इन द इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन कैंडिडेट्स। ये प्रिविलेज उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो 2008 में एक विमेन रिजर्वेशन बिल पास करा गया था, मतलब टेबल करा गया था, जो 2010 में राज्यसभा ने पास करा था। वो ये बोलता था कि लोकसभा के लेवल में 33% ऑफ द सीट्स जो होंगी वो रिजर्व होंगी विमेन के लिए। आज 2020 है, 10 साल 12 साल हो गए इस बात को, लेकिन लोकसभा में वो बिल आज तक पास नहीं हुआ। अभी के सिनेरियो में हमारे यहाँ 25 कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ये सब होते हैं। उसमें हमारे पास सिर्फ 25 में से सिर्फ 3 फीमेल कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। फाइनेंस मिनिस्टर हो गई अपनी निर्मला सीतारमन जी, या फिर अगर हम बात करें तो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी जी, या फिर हरसिमरत कौर बादल जी जो फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की मिनिस्टर है। अगर ये मिनिस्टर्स जो फीमेल मिनिस्टर्स हैं इनकी जो परसेंटेज है हमारे यहाँ लोकसभा में बढ़ा दी जाए, हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्रीज में इनकी परसेंटेज बढ़ा दी जाए, तो कितनी अच्छी अच्छी पॉलिसीज बन सकती है हमारे यहाँ फीमेल्स के लिए। तो लास्ट में मैं इन सो कॉल्ड फेमिनिस्ट से यही बोलना चाहता हूँ कि हमारी कंट्री में ये होते हैं रियल इश्यूज। अगर आपको फीमेल्स को एम्पावर करना ही है तो आप इन इश्यूज पे बात करिए ना, ये इश्यूज उठाइए ना अपने लेवल पे। आपके पास तो इतनी फैन फॉलोइंग है, इतने लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आप इन इश्यूज के बारे में क्यों नहीं बात करती? मैंने तो कभी किसी भी फेमिनिस्ट को इन इश्यूज के बारे में बात करते हुए नहीं देखा। रेडिकल फेमिनिस्ट की बात कर रहा हूँ, सेंसिबल फेमिनिस्ट भी हैं जो अच्छे इश्यूज पे बात करती हैं, लेकिन मैं रेडिकल फेमिनिस्ट जो एक्सट्रीम फेमिनिस्ट हैं उनसे बात कर रहा हूँ। इन सारे इश्यूज पे आपने कभी बात करी है? आप लोग क्या बात करते हैं कि लड़की की चॉइस है कि वो एक लड़के के साथ घूम रही है, 4 लड़कों के साथ घूम रही है। आप लोग क्या बात करते हैं कि लड़की को राइट है कि वो अपनी सेमी नेकेड बॉडी को फ्लॉन्ट करे। ये इश्यूज होते हैं क्या? ऑल्दो ये हक है हर एक लड़की का कि उसको क्या कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन असली इश्यूज हैं ये जो वीडियो में अभी बात करी गई है। मेरी हर एक लड़की से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना दिमाग लगा के फॉलो करिएगा लोगों को, अंधा फॉलो मत करिए कि अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ ये मेरी चॉइस है कि मैं 4 लड़कों के साथ घूम रही हूँ, 5 लड़कों के साथ घूम रही हूँ, तो अपना दिमाग लगा के जरा इन लोगों को फॉलो करिए। आप सोचिए कि असली इश्यूज हैं क्या। इन इश्यूज से ये जो क्राइम है विमेन का या फिर इक्वालिटी जो जेंडर इक्वालिटी है वो ला सकते हो आप इन इश्यूज पे बात करके, जो ये रेडिकल फेमिनिस्ट्स कहती हैं, या फिर जो रियल ग्रास रूट लेवल पे हमें इश्यूज उठाने चाहिए, ग्रास रूट लेवल पे हमें काम करना चाहिए विमेन एम्पावरमेंट के लिए। उन इश्यूज पे बात करके आप अच्छी तरीके से एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हैं जहाँ पे इक्वल हो हर एक जेंडर, जहाँ पे सब एक दूसरे को इक्वल समझे, कोई किसी को अपने से ऊपर नीचे ना समझे। सोचिएगा जरा इस चीज के बारे में। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक धमाकेदार वैंटेज पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।